हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग पाथ। इस चैनल में सीटेट के लिए सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें ए टू जेड सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट कोर्स होगा। सीटेट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको इससे बार कुछ नहीं पढ़ना होगा। मैंने काफ़ी टॉपिक्स कवर करा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मेरा टारगेट है इस मंथ 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लेक्चर में हम कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जो स्टेजेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड प्रीवियस लेक्चर में हमने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास मींस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, उनकी जो स्टेजेस थी उनके बारे में पढ़ा था। एंड ट्रिक से पढ़ा था, SPCF ट्रिक से हमने उसे याद भी किया था। एंड आज के लेक्चर में हम कोहलबर्ग के सिद्धांत को पढ़ेंगे। ओके, सो आज हम कोहलबर्ग के सिद्धांत में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेवल क्या होते हैं, स्टेजेज क्या होते हैं, कितने लेवल होते हैं, कितनी स्टेजेज होती हैं, उन सभी को अच्छे से डिफाइन करेंगे। एंड आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ओके, सो देखते हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। ओके, मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत में थोड़ा परिवर्तन और विस्तार करके अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। ओके, सो जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत दिया कोहलबर्ग ने, उससे पहले पियाजे ने भी नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बताया था, जिसमें पियाजे ने 2 स्टेजेस के बारे में डिफाइन किया था। लेकिन उन दोनों स्टेजेस को पियाजे अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए थे, इसलिए आज वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होती और आपके एग्जाम में आता भी नहीं है। पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे का संज्ञानात्मक विकास आता है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया। ओके, सो आज हम देखेंगे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है ये नैतिक तर्क के विकास को समझाता है, डेवलपमेंट ऑफ मोरल रीजनिंग को समझाता है। ओके, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत क्या समझाता है, तो कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक तर्क के विकास को समझाता है। कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में 3 लेवल मीन्स स्तर एंड 6 स्टेजेज मीन्स चरण या अवस्था। ओके, तो याद रखना कितने लेवल दिए कोहलबर्ग ने, 3 स्टेजेज कितने दी, 6। अब हम एक एक करके लेवल पढ़ेंगे और स्टेजेज पढ़ेंगे। लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ओके, सो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट इन्हें बोलते हैं। इन्होंने नैतिक विकास के चरण का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट दिया था। इनके 3 जो लेवल हैं, 3 लेवल हैं, वो आप ऐसे याद रखिए। फर्स्ट प्री कन्वेंशनल लेवल, सेकेंड कन्वेंशनल लेवल एंड थर्ड पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो प्री कन्वेंशनल लेवल को बोलते हैं पूर्व परंपरागत, कन्वेंशनल परंपरागत एंड पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर परंपरागत। ओके, तो आप बीच में रहता है कन्वेंशनल, उससे पहले रहता है प्री कन्वेंशनल और उसके बाद रहता है पोस्ट कन्वेंशनल। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि इसका क्रम लगाइए, तो आपको क्रम लगाना प्री कन्वेंशनल, देन कन्वेंशनल एंड देन पोस्ट कन्वेंशनल। आप इसको हिंदी में याद कर सकते हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत एंड पूर्व उत्तर परंपरागत। बेसिकली जो इंग्लिश की हिंदी ट्रांसलेट होती है उसके अलग अलग वर्ड्स होते हैं। ओके, अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो आप अगर एक बार इंग्लिश भी याद कर लेते हैं तो आपको ईजी रहेगा CDP को समझना। ओके, सो अब आगे देखते हैं। जो 6 स्टेजेज बताई हैं, तो जितनी ये आपकी अलग अलग लेवल है ना, जैसे प्री कन्वेंशनल लेवल, तो ये लेवल हुआ, कन्वेंशनल ये भी लेवल है, पोस्ट कन्वेंशनल ये भी लेवल है। अब इन प्री कन्वेंशनल लेवल की 2 स्टेजेज होंगी, फिर कन्वेंशनल लेवल की 2 स्टेजेज होंगी, फिर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की 2 स्टेजेज होंगी। इस तरह 2 स्टेजेस तीनों में जब होंगी तो 6 स्टेजेज हो जाती हैं। ओके, सो अब आपको डाउट नहीं रखना है कि 3 लेवल होते हैं एंड 6 स्टेजेज होती हैं। अब हम देखते हैं 6 स्टेजेज। तो जो स्टेज 1 होती है वो होती है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, जिसे बोलते हैं आज्ञाकारिता एवं दंड। एंड स्टेज 2 जो होती है उसे बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन मीन्स स्वलाभ मानसिकता। तो बेसिकली अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि कौन कौन सी स्टेजेज है, अभी हम आगे इसे डिटेल में कवर करेंगे, आपको कोई डाउट ना हो, इसलिए मैंने सब कुछ एक जगह पर कलेक्ट किया है। एंड ये दोनों चरण प्री कन्वेंशनल लेवल के हैं। ओके, स्टेज 1 स्टेज 2 ये दोनों प्री कन्वेंशनल लेवल के होंगे, जिसमें स्टेज 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की बात करते हैं, जिसे आज्ञाकारिता एवं दंड बोलते हैं। एंड स्टेज 2 स्वलाभ मानसिकता होती है। ओके, अब हम देखते हैं स्टेज 3। स्टेज 3 जो होती है
उसमें इंटरपर्सनल अकॉर्ड एंड कन्फॉर्मिटी होती है, जिसे बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक सौहार्द एवं अनुसारिता, जिसमें बच्चा खुद के बारे में सोचता है, खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। ओके, सो इसे गुड बॉय एंड गुड गर्ल की भी स्टेज बोलते हैं, स्टेज 3 को। एंड जो स्टेज 4 होती है उसे बोलते हैं अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, मीन्स सत्ता एवं सामाजिक व्यवस्था का अनुपालन। इसमें बच्चा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। ओके, तो ये स्टेज 4 होती है। तो ये जो स्टेज 3 और स्टेज 4 है, ये दोनों कन्वेंशनल लेवल की हैं, जिसे बोलते हैं परंपरागत नैतिकता के स्तर। ओके, एंड अब हम देखते हैं स्टेज 5। स्टेज 5 होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, मीन्स सामाजिक संविदा। अब ये सामाजिक संविदा आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है। एंड स्टेज 6 जो होती है उसे बोलते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, जिसे बोलते हैं हिंदी में सार्वभौमिक नैतिकता। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे। तो ये दोनों जो स्टेजेज होती हैं, स्टेजेज 5 एंड स्टेज 6, ये दोनों पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की होती हैं, जिसे बोलते हैं उत्तर परंपरागत नैतिकता। ओके, सो अब आगे देखते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको पहले समझते हैं, क्योंकि किसी भी मैं थ्योरी को कंप्लीट कराती हूँ तो उससे जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उनको ज़रूर डिस्कस करती हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में जब आप सीटेट की सीडीपी सॉल्व करेंगे तो जो टर्म्स होते हैं ना, जिन्हें मैं डिफ़ाइन करती हूँ, ये आप ज़रूर देखिएगा। इससे आपको आंसर टैकल करने में बहुत ईजी होगा। ओके, सो जो इसके टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट, वो हम देखते हैं। जिसमें पहला टर्म है मोरल डायलेमा, जिसे बोलते हैं हिंदी में नैतिक दुविधा, जिसमें सही और गलत के बीच दुविधा होती है। तो जो कोलबर्ग हैं, इन्होंने मोरल डायलेमा टर्म दिया, जिसको हिंदी में नैतिक दुविधा बोलते हैं। इसमें बोलते हैं कि कोई बच्चा हो या कोई भी एडल्ट हो या कोई भी हो, वो जब सही और गलत के बीच में दुविधा में हो कि मुझे ऐसा करना चाहिए या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में जो भी स्थिति होती है उसी को बोलते हैं मोरल डायलेमा। डायलेमा, डिलेमा, अलग अलग तरह से प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, आप कुछ भी बोल सकते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल, आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम है और आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम है, दोनों एग्ज़ाम है, एक ही दिन दोनों एग्ज़ाम है। एंड आपको लग रहा है कि अगर आप यूपीएसआई का एग्ज़ाम देंगे तो आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी, एंड अगर आप यूपी टेट का एग्ज़ाम देंगे तो इसके बाद में आपको सुपर टेट का एग्ज़ाम देने को तभी मिलेगा जब आप यूपी टेट पास होंगे। तो अब आप नैतिक दुविधा में हैं कि मुझे क्या देना चाहिए, यूपीएसआई का एग्ज़ाम देना चाहिए या फिर यूपी टेट का एग्ज़ाम देना चाहिए। तो बस इसी दुविधा में जब कोई हो, बस उसी को बोलते हैं नैतिक दुविधा। ओके, तो बेसिकली जो कोलबर्ग हैं, इन्होंने अपने सिद्धांत में हिंज की स्टोरी को भी डिस्कस किया है कि हिंज एक व्यक्ति होता है, उसकी वाइफ बीमार होती है, एंड डॉक्टर जो दवा बोलते हैं लाने के लिए, वो एक मेडिकल स्टोर में होती है और वो मेडिकल स्टोर बंद होता है। तो हिंज इस दुविधा में है कि अगर मैं उस दवा को चोरी नहीं करूँगा उस मेडिकल स्टोर से, तो फिर वो मेरी वाइफ को मैं नहीं बचा सकता हूँ, और अगर चोरी कर रहा हूँ तो चोरी करना भी गलत बात है। तो इस तरह हिंज होता है वो नैतिक दुविधा में था। तो कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में इस तरह से डिस्कस किया है मोरल डायलेमा को। ओके, आप मोरल डायलेमा को डिलेमा भी बोल देंगे। एंड नेक्स्ट देखते हैं मोरल रियलिज्म। अब ये मोरल रियलिज्म क्या होता है? मोरल रियलिज्म को बोलते हैं नैतिक यथार्थवाद। मीन्स इसमें जो रूल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, निश्चित होते हैं, कठोर होते हैं, जिनमें चेंज नहीं किया जा सकता, जिनको हम तोड़ भी नहीं सकते, और अगर हम तोड़ते हैं तो हमको पनिश किया जाता है। ओके, सो इसी को बोलते हैं नैतिक यथार्थवाद। मीन्स हम रूल्स को तोड़ नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप स्कूल समय पर नहीं जाएंगे तो आपको सज़ा मिलेगी। तो क्योंकि स्कूल का जो टाइम है वो फिक्स है, रिजिड है, जिसे हम अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते, इसलिए स्कूल में टाइम पर जाना होगा। अगर नहीं जाएंगे तो हमको पनिश किया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं मोरल रियलिज्म। तो ये जो टर्म्स होते हैं ये आपको क्वेश्चन में, एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन में होगा, इसी तरीके की सिचुएशन का होगा कोई क्वेश्चन, तो उसमें फिर आपके ऑप्शन में होंगे कि ये मोरल रियलिज्म का है, नैतिक यथार्थवाद का है, या फिर ये नैतिक दुविधा का है। तो आपको इन्हीं से क्लियर हो जाएगा। ओके, अब आपको आई होप समझ आ गया होगा मोरल रियलिज्म क्या होता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं मोरल कोऑपरेशन, मीन्स नैतिक सहयोग। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका जो इंटेंशन है किसी भी काम को करने का वो अगर सही है तो आप रूल्स को भी तोड़ सकते हैं। ओके, तो इसमें यदि आपका इरादा मीन्स इंटेंशन सही है तो आप नियम तोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रैफिक सिग्नल्स के नियम को तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन एम्बुलेंस में मरीज होने पर सिग्नल्स के नियम को तोड़ देंगे ताकि एम्बुलेंस टाइम से हॉस्पिटल पहुँच सके। ओके, तो किसी का अच्छा करने के लिए आप
आपका अगर इंटेंशन अच्छा और आप उस नियम को तोड़ रहे हैं तो इसी को बोलते हैं मोरल कोऑपरेशन, मीन्स नैतिक सहयोग। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं, अब हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि प्री कन्वेंशनल जो होता है इसमें बच्चा जो होता है इसमें बच्चे में कोई नैतिकता नहीं होती है। जो कन्वेंशनल लेवल हो जाता है इसमें बच्चा सामाजिक हो जाता है। ओके, एंड जो पोस्ट कन्वेंशनल होता है इसमें बच्चा जिम्मेदारी को समझने लगता है। ओके, एंड अब हम देखते हैं क्वेश्चन, ये लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। ये आपका क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2023 में आ चुका है। तो इसका सही क्रम क्या होगा, प्री कन्वेंशनल, देन कन्वेंशनल, देन पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल मतलब पूर्व परंपरागत, कन्वेंशनल परंपरागत, एंड पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर परंपरागत। ओके, सो ये आपको क्रम भी याद रखना है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो प्री कन्वेंशनल लेवल है तो उसकी 2 स्टेजेज हैं, जो अभी हमने पीछे देखा भी है स्लाइड में, तो अब उनको हम डिटेल में कवर करेंगे। ओके, तो प्री कन्वेंशनल लेवल हुआ, अब इसकी 2 स्टेजेज हैं, जिसमें स्टेज 1 है जिसे बोलते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, जिसे आज्ञाकारिता एवं दंड बोलते हैं। एंड स्टेज 2 जो होती है उसे सेल्फ इंटरेस्ट बोलते हैं, मीन्स स्वलाभ। इसमें क्या होता है, आज्ञाकारिता और दंड, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ये नैतिक विकास का सबसे पहला चरण है। इस चरण में बच्चे दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करते हैं। इसमें बच्चे को लगता है कि अगर मैं अच्छा काम नहीं करूँगा तो मुझे दंड मिलेगा, तो अच्छा काम वह इसीलिए करता है, वह अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन इसीलिए करता है ताकि उसको पनिश ना किया जाए। अगर उसके पेरेंट्स ने आज्ञा दिया है कि आपको बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आपको बड़ों के पैर छूने हैं, तो बच्चा और कुछ नहीं सोचेगा कि क्यों करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बच्चा सिर्फ ये सोचेगा कि मैं अगर अपने पेरेंट्स के आज्ञा का पालन नहीं करूँगा तो मुझे दंड मिलेगा, तो बच्चा इसी को सोच करके काम करता है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की स्टेज। ओके, सो ये पहली स्टेज होती है। इस चरण में बच्चे दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करते हैं। एंड जो स्टेज 2 है जिसे बोलते हैं स्वलाभ, मीन्स सेल्फ इंटरेस्ट, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखता, अपना लाभ देखता है। इसमें बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता, अपने लाभ के बारे में सोचता। तो ये नैतिक विकास का दूसरा चरण होता है, ये स्टेज 2 दूसरा चरण होता है। इस चरण में बच्चे अपना लाभ देखते हैं। इसे टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा, टिफ़िन एक्सचेंज, टिफ़िन बदलने की अवस्था को दिखाता है कि इसमें बच्चा सोचता है कि अपना लाभ हो, जैसे को तैसा, मतलब मेरे साथ जैसा कोई व्यवहार करेगा मैं उसके साथ वैसा व्यवहार करूँगा। इसलिए बच्चा इसमें टिफ़िन एक्सचेंज इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चे को लगता है कि अगर मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ टिफ़िन एक्सचेंज किया है तो मैं भी उसके साथ टिफ़िन एक्सचेंज करूँगा। अगर उसने मुझे अपने टिफ़िन से खाना नहीं खिलाया है तो मैं भी खाना नहीं खिलाऊँगा। इसलिए इस स्टेज को बोलते हैं टिफ़िन एक्सचेंज की स्टेज। एंड इसे इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज भी बोलते हैं। एंड इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज क्या होता है, यंत्र बदलने की अवस्था। लाइक बच्चे का यंत्र क्या होगा, इस स्टेज में बच्चे का यंत्र होगा नोटबुक, बुक एंड पेंसिल, इस तरह के जो भी उसके इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को बच्चा तभी एक्सचेंज करेगा जब उसका फ्रेंड भी उसके साथ एक्सचेंज करेगा। ओके, इसलिए इसे इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज की अवस्था भी बोलते हैं। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। अब हम नेक्स्ट जो लेवल है वो है कन्वेंशनल लेवल, जिसे हिंदी में बोलते हैं परंपरागत स्तर। अब इसकी 2 स्टेज हैं। स्टेज 3 होगी इंटरपर्सनल अकॉर्ड, जिसे बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक सौहार्द। इसी को गुड बॉय एंड गुड गर्ल की स्टेज भी बोलते हैं। एंड स्टेज 4 जो होगी वो होगी अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग। ओके, तो अब देखते हैं जो इंटरपर्सनल अकॉर्ड जिसे बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक सौहार्द, तो ये नैतिक विकास का तीसरा चरण है। इसे गुड बॉय एंड गुड गर्ल का चरण भी कहते हैं। तो बेसिकली इस स्टेज में बच्चा सिर्फ यह दिखाना चाहता है कि वह अच्छा है, अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है। कोई लड़का होगा तो वो दूसरों के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने टीचर्स के सामने, अपने बड़ों के सामने, सबके सामने इस तरह का व्यवहार करेगा ताकि वो खुद को अच्छा दिखा सके। ओके, सो इस स्टेज को गुड बॉय गुड गर्ल, नाइस बॉय नाइस गर्ल, इस तरह की अवस्था बोलते हैं, जिसमें बच्चा दूसरों को दिखाने के लिए अच्छा व्यवहार करता है, अच्छे काम करता है। ओके, ये स्टेज 3 होती है। एंड स्टेज 4 जो है जिसे चौथा चरण बोलते हैं, इसे बोलते हैं सत्ता एवं सामाजिक अनुबंधन का अनुपालन, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग। तो ये नैतिक विकास का चौथा चरण है। इसमें बच्चा लॉ एंड ऑर्डर को मानता है, लॉ एंड ऑर्डर जो भी होते हैं उनको मेंटेन रखता है और उन ऑर्डर्स को मानता है। जो अगर ट्रैफिक रूल्स हैं तो उसे पता है कि हमें ट्रैफिक रूल्स जो भी हैं उनको नहीं तोड़ना है, हमें स्कूल जाना है तो टाइम पर जाना है, स्कूल का
जो भी टाइमिंग है, जो भी कुछ भी होमवर्क है, जितना जो कुछ भी जिस तरह के भी जो सोसाइटी के रूल्स हैं उन सभी को हमको फॉलो करना है, स्कूल के रूल्स फॉलो करना, घर के रूल्स को फॉलो करना है। तो इसीलिए बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की स्टेज होती है। इसमें बच्चा कुछ नहीं, बस उसे ये लगता है कि बस मुझे किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना, मेंटेन करना। ओके, तो ये स्टेज 4 होती है। एंड अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो लेवल नेक्स्ट है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसे बोलते हैं उत्तर परंपरागत स्तर। तो इसमें 2 स्टेजेज होती हैं। जो स्टेज 5 जिसे बोलेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा की अवस्था, एंड जो स्टेज 6 होती है जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल एथिकल, सार्वभौमिक नैतिकता। तो जो सामाजिक संविदा वाली होती है स्टेज, जिसे स्टेज 5 बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नैतिक विकास का 5वां चरण है। इसमें होता है किसी का भला करने के लिए किसी को नुकसान किए बिना नियम को तोड़ देना। मीन्स इसमें बच्चे को ये समझ आ जाता है कि अगर हमें किसी का भला करना है तो हम नियम को तोड़ सकते हैं। इसके पहले वाली जो हमने स्टेज देखी थी, तो इस स्टेज में हमने देखा था कि इसमें बच्चे को लॉ एंड ऑर्डर को मानना ही होता है। बच्चे को लगता है कि हमें कुछ भी करके लॉ एंड ऑर्डर को मानना है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना, बाकी उसे कुछ नहीं समझ आता। लेकिन इस स्टेज में जब बच्चा आ जाता है, जिसे स्टेज 5 बोलते हैं, जिसे सामाजिक संविदा की चरण बोलते हैं, जिसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, इस अवस्था में बच्चे को लगता है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना होगा। लेकिन अगर किसी का भला हो रहा है लॉ को एंड ऑर्डर को तोड़कर, तो हम उसे तोड़ भी सकते हैं। अपने नियमों को तोड़ना, किसी की भलाई के लिए किसी भी नियम को तोड़ना, किसी नए नियम को बनाना ताकि दूसरे का भला हो सके, इस तरीके का जब भी कोई बदलाव करे, कोई एडल्ट करे या कोई बच्चा करे, कोई भी करे, तो उसी को बोलते हैं सामाजिक संविदा, मीन्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लाइक ट्रैफिक रूल्स हैं, उनको नहीं तोड़ना। बच्चे को इससे पहले वाली स्टेज में पता है कि ट्रैफिक रूल्स को नहीं तोड़ना, कुछ भी हो जाए। लेकिन इस स्टेज में आकर बच्चे को ये पता हो गया है कि हम ट्रैफिक रूल्स को भी तोड़ सकते हैं अगर हमें ज़रूरत हो। अगर एम्बुलेंस में पेशेंट हो और हमें हॉस्पिटल ले जाना और पेशेंट की जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है, तो हम ट्रैफिक रूल्स को भी तोड़ेंगे। ओके, क्योंकि इसी में जो पेशेंट है उसकी भलाई है, तो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ देना ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, जैसे सती प्रथा का एग्जाम्पल है, जैसे बाल विवाह का एग्जाम्पल है। तो इन एग्जाम्पल्स से हमें ये शो होता है कि जो हमने नियम तोड़े ताकि दूसरों का भला हो सके। ओके, तो ये सभी जो काम किए जाते हैं इस तरीके समाज की भलाई के लिए, समाज के नियम को तोड़ना, तो यही आ जाता है सामाजिक संविदा में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। अब हम लास्ट स्टेज देखते हैं यूनिवर्सल एथिकल, जिसे बोलते हैं सार्वभौमिक नैतिकता। तो ये नैतिक विकास का 6वां चरण है। तो इस अवस्था में जो व्यक्ति हो जाता है एडल्ट, जो बच्चा होता है वो एडल्ट हो जाता है, और जब वो एडल्ट हो जाता है तो उसके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है, एंड उसे अब दूसरों के बारे में सोचना होता है। अब उसे खुद की कोई परवाह नहीं होती। अब उसे टिट फॉर टेट वाली स्टेज नहीं, अब उसको कोई इंस्ट्रूमेंटल एक्सचेंज की स्टेज नहीं है, अब कुछ नहीं, अब वो दूसरे के बारे में सोचेगा। तो इसी स्टेज को बोलते हैं स्टेज 6, जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल एथिकल। इसका बेस्ट एग्जांपल विक्रम बत्रा, इसकी मूवी भी है, आप देख सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यूनिवर्सल एथिकल क्या होता है। जिस दूसरों के लिए खुद के प्राण को न्यौछावर एक तरह से कर देना ही होता है यूनिवर्सल एथिकल। जितने भी हमारे महापुरुष हुए वो भी यूनिवर्सल एथिकल में आ जाएंगे। ओके, तो इस तरह के जो भी लोग होते हैं वो सार्वभौमिक नैतिकता को शो करते हैं। आई होप आपको सभी स्टेजेस एंड सभी लेवल क्लियर हो गए होंगे। एंड एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि कितने लेवल थे एंड कितनी स्टेजेस थी। ओके, तो पीछे स्लाइड में जाकर देखते हैं तो आपको और फिर से रिवाइज हो जाएगा एंड क्लियर भी हो जाएगा। तो हमने बात की 3 लेवल की। 3 लेवल जो थे वो थे प्री कन्वेंशनल लेवल, देन कन्वेंशनल लेवल, देन पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। 3 लेवल की बात की। उसके बाद हर एक लेवल की 2-2 स्टेजेस थी, जो हमने स्टेजेस अभी डिटेल में पढ़ी हैं। प्री कन्वेंशनल की 2 स्टेज, कन्वेंशनल की 2 स्टेज एंड पोस्ट कन्वेंशनल की 2 स्टेज, जो अभी हमने क्लियर किया। आई होप अब समझ आ गया होगा आप सभी को कि जो प्री कन्वेंशनल की, तो ये प्री कन्वेंशनल की हो जाएंगी स्टेज 1 एंड स्टेज 2, एंड कन्वेंशनल की हो गई स्टेज 3 एंड स्टेज 4, एंड पोस्ट कन्वेंशनल की हो गई स्टेज 5 एंड स्टेज 6। ओके, एंड आप एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, अगर ना समझ आए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
एंड अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कंटेंट टू द पॉइंट है। एंड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करिएगा, क्योंकि सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिपीट करता है। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं, एंड क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको आंसर टैकल करना ईजी हो जाता है एग्जाम हॉल में। अब हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन किस अभिविन्यास प्रारूप की अवस्था को दर्शाता है? तो मैंने किस अवस्था में बताया था? टिट फॉर टेट वाली स्टेज, टिट फॉर टेट वाली प्री कन्वेंशनल स्टेज में बताया था ना, पूर्व परंपरागत स्तर में बताया था। तो अब इसमें देखते हैं पूर्व परंपरागत स्तर कौन सा है। अब पूर्व परंपरागत में बताया था, या परंपरागत में बताया था, या पश्चिम परंपरागत में बताया था, जिसे उत्तर परंपरागत स्तर बोलते हैं। तो आप इसके ऑप्शन है ABCD, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर ज़रूर बताऊंगी। ओके, तो आप आंसर एक बार करिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती कहलाती है। तो किस स्टेज में बच्चा कोई भी कार्य तभी करता है ताकि उसे दंड ना दिया जाए? तो कौन सी स्टेज होती है जब बच्चा दंड से बचने के लिए करता है? तो कौन सा लेवल होता है, वह कौन सी स्तर होती है? तो हमने पढ़ाया था कि जो प्री कन्वेंशनल लेवल होता है, जिसे पूर्व परंपरागत स्तर बोलते हैं, उसमें जो स्टेज 1 होती है उसमें बच्चा ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, आज्ञा एवं दंड का पालन करता है। वो तभी आज्ञा का पालन करता है ताकि उसे दंड ना मिले। तो वो कौन सा स्तर था? पहला स्तर था, जिसे बोलते हैं पूर्व नैतिक अवस्था। सो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी, क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सज़ा मिलने का डर था। यह कोहलबर्ग के किस स्तर को बताता है? तो जब सज़ा मिलने का डर होता है बच्चे में, तो ये किस स्तर में बच्चा क्यों किसी काम का पालन करता है, किसी काम को क्यों करता है? ताकि उसे दंड ना मिले। तो ये दंड मिलने से बच्चा कब बचना चाहता? पूर्व परंपरागत स्तर में, प्री कन्वेंशनल लेवल में। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो इस किस स्टेज में बच्चा खुद को अच्छा प्रूव करने की कोशिश करता, खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है? तो कब बच्चा करता है? दंड, आज्ञाकारिता, अनुकूलन? नहीं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा तो सिर्फ दंड से बचने के लिए काम करता। सामाजिक संकुचन, अनुकूलन? तो इस स्टेज में भी नहीं। ये सी ऑप्शन देखते हैं, अच्छी लड़की अच्छा लड़का, अनुकूलन। तो इसी स्टेज में बच्चा जब होता है तो बच्चे को लगता है कि हम ईमानदार रहेंगे तो हमारे माता पिता हम पर गर्व करेंगे, तो खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलबर्ग ने किसकी बात की? भाषा विकास की बात की, संज्ञानात्मक विकास की बात की, नैतिक विकास की बात की, सामाजिक विकास की बात की? तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की बात की। सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे सीखते हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण? सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नैतिक विकास के चरण। सो हमारे यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग मैंने पूरा टॉपिक कवर करा दिया। अब आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। सो आप लोग इससे PYQ भी करिएगा, एंड हमारी जो थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो हम एग्ज़ाम से पहले PYQ भी करेंगे। एंड अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड फॉर मोर वीडियोज़, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।